नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं नाइश हसन ऑफिशियल। और लखनऊ के कैफी आज़मी एकेडमी में जनमति लेखक संघ का राज्य सम्मेलन चल रहा है, जिसमें देश के तमाम हिस्सों से बहुत इम्पोर्टेंट लोग आए हैं। आज हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं उन लोगों से और सुनिए उनका क्या कहना है मुल्क के हालात के बारे में। सबसे पहले तो आप सब लोगों का इस मौके पर मैं क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं। यह जो राज्य सम्मेलन का अवसर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य इकाई ने इस मामले में लगभग मिसाल कायम की है। एक ऐसा उदाहरण जो जनवादी लेखक संघ की सभी राज्य इकाइयों को जिसे फॉलो करना चाहिए। मुझे याद नहीं आता कि पिछले तकरीबन 10 सालों से उत्तर प्रदेश राज्य इकाई का कोई भी सांगठनिक कार्य अपने तयशुदा समय के बाद हुआ हो। वो या तो तयशुदा वक्त पर होता है या उससे पहले होता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, होता क्या है, हम सामान्य रूप से तो ये मान के चलते हैं कि सांगठनिक कार्य एक औपचारिक फ्रेमवर्क वाले काम है और औपचारिकताएं लेखकों की चीज नहीं होती हैं, क्रांतिकारियों की चीज नहीं होती हैं। वो क्रांतिकारी क्या और वो लेखक क्या जो एक औपचारिक फ्रेमवर्क में बंध के काम करे। लेकिन सच्चाई क्या है, जब आपके सामने एक बहुत ही दुर्धर्ष शत्रु खड़ा हो और आपके समय की चुनौतियां, जो इस शीर्षक में भी आता है, आपके समय की चुनौतियां बहुत ही जबरदस्त हो, उस समय आप अगर सांगठनिक औपचारिकताओं को दुरुस्त तरीके से आगे नहीं ले जाते तो आप अपने काम को भी अंजाम नहीं दे सकते हैं। अगर सदस्यता का रिन्यूअल नहीं होता है तो सदस्य अपना जुड़ाव भी महसूस नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो अपने को उसका हिस्सा नहीं मानने लगते हैं। तो सदस्यता का रिन्यूअल एक बहुत ही औपचारिक चीज हो सकती है, लेकिन उस औपचारिकता से सदस्य होने की एक सेल्फ इमेज, वह एक आत्म छवि पुनर्बलित होती है और हम संगठन के साथ अपने को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक यही स्थिति सम्मेलनों की भी है। हम जब तयशुदा समय पर अपना सम्मेलन संपन्न करते हैं, उसमें एक रिपोर्ट पेश करते हैं, ये बताते हैं कि पिछले 3 सालों में हमने क्या काम किया, अभी देश में जो कुछ चल रहा है और साहित्य की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पर हमारी क्या राय है। तो ये हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा उबाऊ लगे, लेकिन यही चीज है जो आखिरकार यह बताती है कि संगठन जीवित है और वो उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बीच में हस्तक्षेप करने की इच्छा शक्ति रख रहा है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर बहुत तरह की संगठन विरोधी बातें, सम्मेलन विरोधी बातें, औपचारिकता विरोधी बातें सुनने को मिलती हैं। पुराने जमाने में जो चीजें दोस्तों के बीच की गॉसिप का हिस्सा हुआ करती थी, वो आज सोशल मीडिया पर है। इसलिए एक व्यक्ति अपने एकांत में जो उलझुल बातें सोचता है, उसको तुरंत सोशल मीडिया पर कहीं डाल देता है और आपकी निगाह से वो चीज गुजरने लगती है। तो इसीलिए ये सारी बातें कहने की जरूरत पड़ी। बहरहाल, हम विषय पर आए जो इस उद्घाटन सत्र के लिए खासतौर से रखा गया है और जिसका मुख्य शीर्षक है असहमति और जनतंत्र। मेरा ख्याल है कि इस सभागार में शायद ही कोई व्यक्ति इस बात से असहमत होगा कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का नाम नहीं है। हालांकि यह तर्क बहुत बार आता है हम लोगों की बातचीत में कि बहुमत का शासन है लोकतंत्र, हम ज्यादा लोग हैं, हमारी वॉइस क्यों नहीं सुनी जाएगी। लेकिन इसमें जो बात रह जाती है वो ये कि जब 100 में से 99 लोग एक आवाज में बोल रहे हों, उस समय भी एक कोई अकेली आवाज जो असहमत है उसको बोलने का अधिकार मिले, ये लोकतंत्र की स्पिरिट है। तो लोकतंत्र का जो ढांचा है वो भले ही बहुमत के शासन का हो, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा अल्पमत के सम्मान की है। यह अल्पमत का सम्मान ही लोकतंत्र कहलाता है। जब हम आप कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते के बीच की लोकतांत्रिकता, बाप बेटे के रिश्ते के बीच की लोकतांत्रिकता, दो साथियों के बीच के रिश्ते की लोकतांत्रिकता, एक संगठन के नेतृत्व और उसके सदस्यों के बीच के रिश्ते की लोकतांत्रिकता,
तो इस लोकतांत्रिकता का क्या मतलब है? इसका किसी मत की गिनती से संबंध नहीं है। गिनती से तो इसका संबंध है ही नहीं। इसका संबंध इसी बात से है कि इनमें से कितने लोग हैं जिनको असहमत होने का अधिकार है। अगर पति पत्नी के बीच में एक पावर रिलेशन है, एक शक्ति संबंध है, तो उस शक्ति संबंध को पार करते हुए, जो वो शक्ति संबंध जो परंपरा से मिला हुआ है, उस शक्ति संबंध को पार करते हुए असहमत होने का अधिकार है या नहीं दूसरे पक्ष को? बाप बेटे के रिश्ते में बेटे के आज्ञाकारी होने का जो पुराना चला आता हुआ हमारा पारंपरिक संस्कार है, उसके विरुद्ध बेटे को असहमत होने का अधिकार है या नहीं है? नेतृत्व अगर कुछ कह रहा है तो एक सामूहिक रिजोल्यूशन के तहत उस पर काम करते हुए भी उसके प्रति अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार है हमको या नहीं? ये जो असहमति है, ये मेरे ख्याल से सब लोग इस पर सहमत होंगे कि यह जनतंत्र की स्पिरिट है। और ये स्पिरिट आज के भारत में कितनी बची हुई है। हम लोगों ने इन बातों को इतनी बार घुरा दिया कि अब खुद को ही ये बातें कहते हुए लगता है कि हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मैं उस प्रदेश में खड़ा हूं जिसके एक जनपद में वक्फ कानून का विरोध करते हुए अपने हाथ पर जो काली पट्टी बांध रहे हैं, उनको 2 लाख रुपए का मुचलका देने के लिए कहा जा रहा है। उसकी जमानत तब मिलेगी, उन पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। मैं उस प्रदेश में खड़ा हूं जहां की एक यूनिवर्सिटी में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, प्रश्न पत्र का मॉडरेशन करने वाली या उसको सेट करने वाली एक प्रोफेसर को जीवन भर के लिए इस काम से डिबार कर दिया जाता है, क्योंकि उसने 2 प्रश्नों में, जो वैकल्पिक चयन वाले प्रश्न थे, उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक विकल्प के रूप में स्थान दिया था। और ये दोनों प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर चुनाव किया जाता तो वो उसके लिए बहुत ही अपमानजनक होता। तो इस शिकायत पर, जो एबीवीपी की शिकायत थी, उस पर उस शिक्षक को जीवन भर के लिए प्रश्न पत्र की सेटिंग से डिबार कर दिया गया। तो हम पिछले 11 सालों से जो घटनाएं देख रहे हैं, उनको तो दोहराने की भी जरूरत नहीं है। वो तो इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी हैं कि उनकी फहरिस्त पेश नहीं की जा सकती है। लेकिन ये घटनाएं तो अभी की हैं, कल और परसों और तरसों की घटनाएं हैं। एक जो मैंने परसों के अखबार में पढ़ा, आप सब लोगों ने देखा होगा, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले पर जो फिल्म बनी है, उस पर आपत्तियां आई। आपत्ति करने वाली संस्थाएं जो थी वो ऑल इंडिया ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल। माफ कीजिएगा, मैं ये पढ़ के इसलिए बोल रहा हूं कि इनको याद रखने में मेरी कोई रुचि नहीं है। इसलिए ये सोच के कि भाषण देना है, इनका नाम याद कर लो, मैंने कोई कोशिश नहीं की इसकी। तो इन दोनों ने उस पर आपत्ति की थी, और उस आपत्ति के आधार पर, आश्चर्यजनक ये है कि उस आपत्ति के आधार पर सेंसर बोर्ड ने कई कट्स फिल्मकार को बताए हैं, जो कि अब उसके साथ 24 अप्रैल को वो फिल्म जारी होगी। वो जो कट्स हैं वो क्या है, ये बहुत दिलचस्प है। हालांकि जो अनंत महादेवन हैं उसके फिल्म के निर्देशक, उन्होंने अभी हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने पढ़ा कल वाले हिंदुस्तान टाइम्स में शायद, कि उन्होंने ये कहा है कि नहीं कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और उन्होंने जो सेंसर बोर्ड ने भी जो सुझाव दिए हैं वो सिर्फ संशोधन के सुझाव है, कट्स नहीं है। लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि एक व्यक्ति जिसकी इतनी सारी चीजें स्टेक पे लगी हुई है, वो फिल्म का डायरेक्टर है और फिल्म के निर्माता को उसी ने तैयार किया होगा फाइनेंस करने के लिए, पैसा लगाने के लिए। तो जहां करोड़ों में पैसा लगा हुआ हो, इतनी सारी चीजें स्टेक पर हो, वहां बात को थोड़ा बदल देना और थोड़ा ये कहना कि नहीं सेंसर बोर्ड भी अच्छा है, वो इतना बुरा भी नहीं है, वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के कट्स सुझाए गए वो क्या है, वो आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि महादेवन की बात में बहुत दम नहीं है। उसमें एक तो ये कहा कि गुलामी जो 3000 साल पुरानी है, इसका एक रेफरेंस आता है। उसमें कहा कि नहीं 3000 साल हटा दीजिए, गुलामी जो कई साल पुरानी है।
ताकि सुनने वाले को यह महसूस हो कि यह उसी गुलामी की बात की जा रही है जिस गुलामी को हम आमतौर पर जानते हैं, अंग्रेजों की गुलामी। अगर आप कई साल की बात करेंगे तो वो अंग्रेजों की गुलामी तक ही जाएगा मामला, जबकि ज्योतिबा फुले वाली फिल्म में वो 3000 साल की गुलामी की बात हो रही है और वो मनुवादी गुलामी है। एक ये कट सुझाया गया। एक और कट ये सुझाया कि मांग और महार जाति का जहां जिक्र आता है वहां जातियों के नाम हटा दीजिए और कहिए कि ऐसी छोटी छोटी जातियां। आप जानते हैं कि अगर बाबा साहब आम्बेडकर के महार मूवमेंट में से महार शब्द हटा दिया जाए उसका क्या मतलब रह जाएगा। एक और सुझाव यह दिया गया कि डायलॉग में आता है कि जहां शूद्र को झाड़ू बांधकर चलना चाहिए, यह संवाद है, तो वहां उसे बदल दीजिए आप कि क्या यही हमारी सबसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ अखबार में जो रोमन लिपि में हिंदी लिखते हैं उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। शायद डायलॉग ये होगा कि हमें इस तरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो कहां कमर में झाड़ू बांधकर चलना शूद्रों का और कहां दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मतलब नखदंत विहीन करने की भी एक सीमा होती है। झाड़ू बांधकर चलने का जो अपमान है, उस अपमान की डिग्री घटाते घटाते भी आप अपमान तो रहने देंगे ना। ये तो उस अपमान को ही दूर कर दिया गया। तो इस तरह के सुझाव सेंसर बोर्ड दे रहा है और ये सुझाव मतलब कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ये तो चूंकि अभी की घटना है इसलिए मैं उसका हवाला दे रहा हूं। अभी कुछ समय पहले मुंबई गया हुआ था तो वहां बहुत सारे कथाकार मित्र हैं जो इन दिनों स्क्रिप्ट लेखन कर रहे हैं। उनमें से एक ने बताया कि मेरे 3-4 आइडियाज तो इसीलिए खारिज हो गए कि वो किसी मुस्लिम नायक का नायकत्व दिखलाने वाले थे। तो जो फाइनेंस करने वाला है वो यही कहता है कि और कोई नहीं मिला था। और तब मुझे समझ में आया कि ये जो संजय लीला भंसाली का एक सीरीज आई थी, मैं नाम भूल रहा हूं, हीरा मंडी। हाँ। उसके बाद जवहर पारख ने एक बात मुझसे कही। मैंने कहा कि ये भंसाली वाले स्टाइल में ही कलर्स का और लाइट का बहुत इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा कि जो भी इस्तेमाल किया है, आप ये बताइए कि आज के समय में आजादी की लड़ाई में मुसलमान की भी कोई भूमिका थी, इसको बताने वाली कोई फिल्म है? कोई सीरीज बनाने का साहस कर सकता है? कम से कम संजय लीला भंसाली ने यह काम तो कर दिया कि इस समय में, इतने डरावने वक्त में, आजादी की लड़ाई में मुसलमान का रोल था, इस चीज को दिखला पा रहा है वो सीरीज। कितनी बड़ी बात है। तो मुझे यह समझ में आया कि जो फाइनेंस करने वाले हैं उनके ऊपर कितना दबाव है, जो वो मेरा कथाकार मित्र बतला रहा था। और इसके लिए पैसे तक नहीं मिलते हैं आपको उस बाजार में। इन हालात में हम जी रहे हैं, उसके बीच एक ऐसी सीरीज बना लेना, एक ऐसी फिल्म बना लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो असल में है क्या, मैं जो ये सारी बातें कह रहा हूं उसके पीछे अभी हाउ डेमोक्रेसीज डाई जो पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद आया है। लोकतंत्र के चौकीदार के नाम से आया है उसका हिंदी अनुवाद। मैं वो पढ़ रहा था तो उसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिली। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आज से 50 साल पहले लोकतंत्र कैसे मरता था और आज लोकतंत्र कैसे मरता है, दोनों के अंतर को देखिए। अलेंदे के महल पर चिले में, सैंटियागो शहर के अंदर, आसमान पर हवाई जहाज मंडराने लगे और थोड़ी देर में महल पर बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गया। अलेंदे को विश्वास था कि जो उसकी जनता है वो रेडियो पर यह अनाउंस किए जाने के बाद कि हम मुकाबला करेंगे इस सैनिक तानाशाही का और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इस साजिश का, उसको विश्वास था कि इस अपील के बाद जनता बचाने आ जाएगी। कोई नहीं आया। अलेंदे के महल में जो सुरक्षा कर्मी थे वो इस बॉम्बार्डमेंट के बाद भाग गए और अकेले अलेंदे CIA के लोगों के हाथों मारे गए। जो पिनोशे तानाशाह बना, उस पिनोशे की आर्मी उनको घेर कर मार चुकी थी। तो लोकतंत्र एक हवाई हमले से मारा जाता है, राष्ट्रपति की हत्या होती है,
सत्ता पर कब्जा किया जाता है और संविधान स्थगित कर दिया जाता है। यह लोकतंत्र के नष्ट होने का तरीका था आज से 50 साल पहले। लेकिन आप गौर करेंगे कि पिछले लंबे अरसे से दुनिया के देशों में लोकतंत्र इस तरह नष्ट नहीं किया जाता। वो बैलेट के माध्यम से नष्ट किया जाता है, वो कानून के रास्ते से नष्ट किया जाता है, वो संविधान को स्थगित करके नष्ट नहीं किया जाता, उसको मैनिपुलेट करके नष्ट किया जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोकतंत्र है वो कानूनी तरीके से ही चल रहा है, जबकि उन्हीं कानूनी तरीकों से उसकी हत्या हो रही होती है। मैं जब वो हिस्सा पढ़ रहा था तो मुझे एकदम अपने देश का पिछले 11 वर्ष का परिदृश्य मेरे सामने था। उसमें कई वाक्य ऐसे थे जिनको पढ़ते हुए लगा कि मेरे मुल्क का कोई व्यक्ति अगर लिखेगा तो हम समझेंगे कि ये पिछले 11 साल के हालात पे लिखा जा रहा वाक्य है। ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को बिठाकर मारा जाता है, न्यायपालिका को अपने कब्जे में करके मारा जाता है, चुनावी तंत्र में अपना हस्तक्षेप करके मारा जाता है, पूरी की पूरी मीडिया को या तो खरीद कर या चुप करवा कर मारा जाता है। जो बिक सकते हैं उनको खरीद लेते हैं, जो नहीं बिक सकते उनके साथ दूसरा व्यवहार होता है। तो हम जानते हैं उन तमाम मीडिया हाउसेस के बारे में जिनके लोगों को पकड़ा गया, जिनके लैपटॉप्स जब्त किए गए, जिनको जेल में रखा गया, प्रवीरपुर कायस्थ साल भर तक जेल के अंदर रह करके आए। जिस न्यूज क्लिक पर हम लोग निर्भर थे लगभग पूरे किसान आंदोलन के समय अपनी खबरों के लिए, वो न्यूज क्लिक बर्बाद कर दिया गया। आज भी वो है, लेकिन उसके पास वो नेटवर्क नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि वो तमाम ऐसे मौकों की बिल्कुल फील्ड से हमारे सामने रिपोर्ट पेश कर पाए। तो ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। मुझे लगा कि एकदम टेस्ट केस है जिस बात को हाउ डेमोक्रेसी इज डाई का लेखक बतला रहा है चरणबद्ध तरीके से, वो सब चरणबद्ध तरीके से चीजें हमारे देश में होती चली गई हैं और इस तरह हमारे यहां लोकतंत्र को नष्ट किया गया है। अब असहमति, हम जानते हैं कि इस संविधान ने, इस कानून ने हम लोगों को असहमत होने का अधिकार दिया हुआ है। तो ये सरकार अचानक वो असहमत होने का अधिकार छीन कैसे सकती है? इसीलिए जिन असहमतों के खिलाफ कार्रवाई होती है उनके बारे में यह नहीं कहा जाता कि ये असहमत है इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो गुलफिशा फातिमा को या उमर खालिद को अगर 5 साल से जेल के भीतर रखा हुआ है और कायदे से चार्जशीट भी तैयार नहीं हुई है, तो उसके लिए यह नहीं कहा जाता कि ये हमसे असहमत थे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उसके लिए यह कहा जाता है कि ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं। जो सचमुच का दंगा फैलाने वाला बाहर घूम रहा है, कपिल मिश्रा, और कोर्ट ने कहा कि उस पर एफआईआर करो। और सीबीआई बता रही है कि क्यों नहीं करना चाहिए एफआईआर। हम लोगों को, हमारे पास उस पर एफआईआर करने के कारण नहीं है। ये सीबीआई बार बार कोर्ट में दलील दे रही है, तो वो बाहर घूम रहा है। लेकिन जिन लोगों ने सीएए से असहमति प्रदर्शित की वो अंदर है। तो दरअसल ये असहमत होने के कारण ही अंदर है, लेकिन कारण बताया दूसरा जाता है। इन दोनों के बीच का जो पैटर्न है ये बहुत साफ है। वो ये कि कानून के दायरे में जो बताया जाता है हम उसके आधार पर गिरफ्तार करेंगे, उसके आधार पर चार्जशीट करेंगे। लेकिन हम असहमत होने की वजह से ये दंड दे रहे हैं, इस बात को आप भी समझिए। ये निजाम आपसे कह रहा है, अपनी जनता से कह रहा है कि तुम ये समझ लो कि ये सजा दरअसल असहमत होने के कारण मिल रही है, क्योंकि इसका एक चिलिंग इफेक्ट होता है। ये शब्द आप लोगों ने बार बार देखा होगा कि जब भी नया कानून बन रहा होता है और उसके बारे में कोर्ट अपनी राय देती है तो इस शब्द का इस्तेमाल होता है, चिलिंग इफेक्ट। तो यह जो असहमति के अधिकार को छीनना है या जनता तक यह संदेश दूसरे जरिए से पहुंचाना है कि आप असहमत होंगे तो यही होगा आपके साथ जो इनके साथ हो रहा है, इसका एक चिलिंग इफेक्ट है। तो चिलिंग इफेक्ट कैसा होता है मैं आपको बताऊं कि जब मैं नलिन के कॉलेज में भाषण देने गया तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे कितना बोलना है खुल के। इन्होंने कहा कि बोलना है, आप जानते ही हैं कि सब जगह प्रशासन में उस तरह के लोग होते हैं, लेकिन बोलना है। मैंने क्या किया कि भाषण देते समय सारी चीजें लक्षणा व्यंजना में ही कहीं, अविधा में कुछ कहा ही नहीं। तो नलिन ने मंच से भी कहा कि भाई इतना भी नहीं कहा था। आप घबरा जाते हैं ना, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ हो ना हो, कम से कम आपको जो बुलाने वाले लोग हैं, आपके साथी हैं, उनके साथ कुछ ना हो, तो आप संभालने लग जाते हैं चीजों को। ये लेखन में भी होता होगा।
क्या पता मैं जब एक संपादकीय लिख रहा होता हूं तो उसमें जिन शब्दों का उपयोग करता हूं उसको उनका उपयोग करते हुए मेरे दिमाग के पीछे क्या क्या चल रहा होता है। बाद में तो उन सारी चीजों के रिकॉर्ड अपने दिमाग में रख पाना भी मुश्किल है। लेकिन कोई एक शब्द आ रहा है, प्रिंट में आ रहा है, मान लीजिए अखिलेश जी भी लिख रहे हैं एक संपादकीय, प्रिंट में चीजें जा रही हैं, किस एक शब्द पर पकड़ लिए जाएंगे क्या पता। तो इसलिए सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ये चिलिंग इफेक्ट है। तो यह जो असहमति है इसके प्रति इस व्यवस्था का ये रवैया है। कानून अभी नहीं बदला है उतना, और शायद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक न्यायपालिका से हाथ मोड़कर अपना काम करवा सकते हैं, जब तक ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस प्रशासन में वो लोगों को लाभ, लोभ और कृपा और कोप दिखलाकर अपना काम करवा सकते हैं, जब तक ईडी और सीबीआई इस तरह की तमाम संस्थाएं अपना असली काम छोड़ करके इनके एजेंडे पर काम कर सकती हैं, तब तक उनको जरूरत क्या है कानून को बदलने की। तो कानून भी नहीं बदला जाएगा और चीजें इस तरह चलती रहेंगी। यह जो पुराने तरीके से लोकतंत्र का नष्ट होना बंद हुआ और नए तरीके आजमाए जाने लगे, इसके बारे में हाउ डेमोक्रेसीज डाई का लेखक कहता है कि ये ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि कई बार लोगों को यह महसूस भी नहीं होता कि लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, क्योंकि उनके सामने जो नैरेटिव होता है वो यही होता है कि चीजें सब कानून के अनुसार चल रही हैं। तो आज के डेट में आप सब लोग इस तजुर्बे से गुजर रहे होंगे कि आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति आपके एक प्रश्न उठाने पर यह कहता है कि नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, ये तो पहले भी हुआ था, इतना भी बुरा नहीं है। मेरे सामने तो मैंने देखा कि अभय कुमार दुबे हंस के वार्षिकोत्सव में बाकायदा आर्ग्यू कर रहे थे इस बात के लिए कि नहीं, इनको संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, इसका तर्क अगर यह होता कि इसी संविधान से वो सारे काम करा ले रहे हैं और संविधान को रखते हुए भी संविधान को न मानना संभव है, तब तो फिर भी बात समझ में आती। पर वो ये कह रहे थे कि संविधान के भीतर हिंदू कोड बिल के बाद से हिंदू की एक ऐसी परिभाषा बन चुकी है जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि दोनों भारत है। तो वो एक ऐसी परिभाषा बन चुकी है हिंदू कोड बिल के बाद से जो कि सावरकर की परिभाषा है, इसलिए हिंदुत्ववादियों को इस संविधान से क्या दिक्कत होगी। ऐसा कहने की दिक्कत खाली ये है कि जैसे ही आप ये तर्क देते हैं वैसे ही आप संविधान के उल्लंघन के जितने भी नमूने हमारे आसपास दिख रहे हैं उन सारे नमूनों को आप ढक देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं उल्लंघन वगैरह नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके हिंदुत्ववादी ताकतों ने संविधान के भीतर अपनी बात पूरी की पूरी रखवा दी। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि हिंदू कोड बिल जब आया तो सबसे ज्यादा विरोध विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ कर रहे थे। ये बात छुपा ले जाएगा। तो खैर, ये जो हालात हैं इनमें मुझे लगता है कई बार कि हम लोग सिर्फ बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, कुछ बनाने की और बदलने की लड़ाई नहीं। मैं कहना यह चाहता हूं कि बनाने और बदलने की लड़ाई शायद 1990 से पहले भारत के राजनीतिक दलों में और खासतौर से वामपंथी राजनीतिक दलों में एक सपने की तरह था। हम बदलने की बात करते थे, हम बचाने की बात नहीं करते थे। बचाना क्या था, पीछे से कुछ ऐसा मिला ही नहीं था जिसको बचाने की जरूरत थी। उदारीकरण के बाद हमने बचाने के मुहावरे में बोलना शुरू किया। हमको पब्लिक सेक्टर को बचाना है, हमें सार्वजनिक संसाधनों को बचाना है, हमें शिक्षा के बाजारूकरण को बचाना है, जो सरकारी शिक्षा है उसे बचाए रखना है, पब्लिक फंडेड स्वास्थ्य सेवाओं को बचाना है। ये सारी बचाने के मुहावरे हमारी शब्दावली में शामिल हुए 1991 के बाद से। यूनिवर्सिटी में कई बार मैंने महसूस किया कि जब भी कोई नई पॉलिसी आती है हम यूनिवर्सिटी को बचाने की बात करते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि 90 के पहले भी ऐसा ही करते थे क्या? उस समय भी बचाने की बात करते थे, क्योंकि उस समय तो हम बदलने की बात कर रहे थे। हमारा कहना था कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी सिस्टम ठीक नहीं है, हम इसको बदल देंगे। लेकिन पता चला कि बदलने के लिए दूसरे लोग आगे आ गए, उन्होंने बदलने को रिफॉर्म कहा और उस बदलने के नाम पर व्यावसायीकरण शुरू हो गया। तो हमने बचाने की बात शुरू की और हमें लगने लगा कि अब तक जो था कम से कम उसको बचाया जाए।
प्रभात पटनायक इसी के बारे में कहते हैं कि 1931 में कराची कांग्रेस के समय जो भारत का एक सपना बनाया गया, जो कि एक अद्भुत सपना था और उसको हमारे संविधान ने मूर्त रूप देने की कोशिश भी की, वो एक क्रांति की तरफ था इस देश में। हम इतने समय की स्ट्रक्चरल हिंसा को, स्ट्रक्चरल गैर बराबरी को दरकिनार करके ये कह पाए कि आजाद भारत में सभी लोग कानून की निगाह में बराबर होंगे और अमीर गरीब हर किसी को, शिक्षित अशिक्षित हर किसी को मताधिकार होगा, बराबर का मताधिकार होगा। यह कराची कांग्रेस ने तय किया और बाद में भारतीय संविधान ने इसकी तायीद की, इसको एक कानूनी ढांचा पहनाया। वहां से ये जो क्रांति शुरू हुई थी, इसकी प्रतिक्रांति तब सामने आई जब आपने ये देखा कि गैर बराबरी उदारीकरण की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही और वो सारे सार्वजनिक सेक्टर की चीजें जिनसे ये इंश्योर किया गया था कि गरीब लोगों को भी नौकरियां मिल पाए, दलितों को, अब तक के अस्पृश्यों को नौकरियां मिल पाए, वो कम होती चली गई। आप जानते हैं कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर में इस आरक्षण की गुंजाइश नहीं बनी। ये जो बचाने का मुहावरा है, आप देखेंगे कि और आगे बढ़ता है और फिर धर्मनिरपेक्षता को बचाने की बात भी होने लगती है, साझा संस्कृति को बचाने की बात भी होने लगती है। तो आज के डेट में अब हम बनाने की कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पुरानी धर्मनिरपेक्षता को, उस साझा संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हमें लगा कि एक भारत खड़ा होना शुरू हुआ था। ये दोनों बचाने के जो प्रयत्न हैं, इन दोनों प्रयत्नों के पीछे उदारीकरण ही, यानी सार्वजनिक संसाधनों को बचाना, स्वास्थ्य सेवाओं को बचाना, शिक्षा को बचाना एक तरफ, दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता को बचाना, साझा संस्कृति को बचाना। ये जो दो क्षेत्र हैं जो हमारे बचाने के मुहावरे के दायरे में आते हैं, ये दोनों दरअसल एक ही जड़ से पैदा हुए। और इसीलिए अभी जब अखिलेश जी कह रहे थे कि कॉरपोरेट पूंजी एक तरफ और दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतें, इनके बीच का गठजोड़, वो गठजोड़ हमारे समय की असलियत है, हमारे समय की सच्चाई है। एक ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हम हैं जब हम कोई भी नई चीज बनाने की बात नहीं करते, लगातार बचाने की बात करते हैं, और उस बचाने की रेंज हमारे आर्थिक जीवन से लेकर हमारे भावनात्मक और धार्मिक जीवन तक है, हमारे सांस्कृतिक जीवन तक है। इतनी बड़ी रेंज में वो बचाने का मुहावरा काम कर रहा है और हम सब लोग उसी के लिए यहां इकट्ठा हैं। तो ऐसे वक्त में साहित्य क्या हो सकता है? बहुत थोड़ा बोलूंगा, मुख्य रूप से मुझे इन चुनौतियों के बारे में बात करनी थी, साहित्य के बारे में कम ही करनी है। लेकिन इलिया एहरनबुर्ग का एक उदाहरण मैं ऐसे मौके पर हमेशा दोहराता रहा हूं, अब उतना सहमत नहीं रहता हूं उससे, फिर भी दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि महान साहित्य रचा जाना चाहिए, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब महान साहित्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए, जब उस समय की अपनी चुनौतियों से रूबरू होने वाला साहित्य ही रचा जाना चाहिए। तो इलिया एहरनबुर्ग ने जब महान साहित्य के साथ इसको जक्सटपोज किया या लगभग उल्टा दिखला दिया, तो उससे एक बात समझ में आती है कि उनका यह कहना था कि हमारे समय की जो चीजें हैं उनको सीधे सीधे साहित्य में व्यक्त करने और साहित्य में लोगों तक उनको ले जाने की जो कोशिश होनी चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साहित्य के बड़ा होने, गंभीर होने, सूक्ष्म होने, महान होने की हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। एक हद तक मैं इससे सहमत भी रहा हूं, पर मेरी असहमति थोड़ी ये देखते हुए बननी शुरू हुई, और ये आप कह सकते हैं कि एक तरह के इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा है कि क्या साहित्य कहीं हस्तक्षेप कर पाने की स्थिति में है भी? अगर हम सचमुच नुक्कड़ पर कविताएं पढ़कर, नुक्कड़ पर कहानियां पढ़कर लोगों के बीच एक जन आंदोलन खड़ा कर पाने की हालत में हो, तब तो इस बात की पैरवी की जाए कि साहित्य में अभी गूढ़ और गंभीर की जरूरत नहीं है, हल्का ही सही, पर वो अपने समय की चुनौतियों से रूबरू होता हो और लोगों को प्रेरित करता हो, उद्बुद्ध करता हो। हमको ऐसा साहित्य चाहिए।